So we are starting today with radioactivity, या आप इसको न्यूक्लियस भी बोल सकते हो. This chapter is about nucleus. ठीक है, we all know about nucleus, correct बच्चों? करेक्ट. तो न्यूक्लियस बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है. ठीक, चलो देखते हैं क्या न्यूक्लियस की मिस्ट्री है. तो बच्चों बेसिकली रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना आपने सुना होगा. अभी फिनोमिना क्यों होता है, करेक्ट. व्हाट आर सम अदर डिटेल्स ऑफ दिस, क्या क्या निकलता है न्यूक्लियस से, हम इसको हम सब स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी इन सिंपल वर्ड्स इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस. करेक्ट. व्हाट इट इज? ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, करेक्ट. तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियस है अगर, तो ये हो सकता है कुछ एक छोटे न्यूक्लियस में. अभी क्यों ब्रेक होता है, वी विल सी दिस. ये क्यों ब्रेक क्यों होता है, विल सी दैट. बट रेडियो एक्टिविटी इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, ओके. अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा जल्दी से. यू माइट हैव हर्ड ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, करेक्ट? ठीक है. तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से चिपके क्यों रहते हैं? देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करना चाहिए ना. दे आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. दीज आर टू पॉजिटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन. Why are they repelling to each other? Any answer for this? ये तो रिपेल करते हैं. न्यूक्लियस में ऐसा क्या हो जाता है कि अट्रैक्ट करने लगते हैं? यस, बताओ जल्दी. तो देखो क्या होता है, जब भी हम इस जब भी हम इस इन पार्टिकल्स को बहुत पास लेके जाते हैं ना, जब हम इसको बहुत पास में लेके जाते हैं ना, मेक देम वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है. कितने कितने डिस्टेंस तक? कितने डिस्टेंस पे? 10⁻⁻15 मीटर, विच इज आल्सो नोन एज फेम्टोमीटर डिस्टेंस, एफएम डिस्टेंस. जब हम इसको दो दो प्रोटॉन्स को एक फेम्टोमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिपेलिंग दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग. दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी, हमने वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. हमने देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, करेक्ट? वी हैव सीन ग्रेविटेशनल फोर्स, याद आया आपको बच्चों? एंड वी हैव सीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो ये जो फोर्सेस होते हैं, दीज फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस. दूर से भी लग जाएगा ये फोर्स, करेक्ट? आई मीन जस्ट सी द बिग डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, करेक्ट? लग रहा है कि नहीं लग रहा है फोर्स? करेक्ट. सन और अर्थ लग रहा है ना फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल का. ठीक है, तो इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस. और ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग, इसमें दो दो तरह के होते हैं, बट एसेंस इज द सेम. न्यूक्लियर फोर्स है वो. तो ये जो फोर्स होता है, दिस इज एक्चुअली अ शॉर्ट रेंज फोर्स. ये केवल और केवल छोटे डिस्टेंसेस पर लगेगा, ये बहुत बड़े डिस्टेंसेस पर नहीं लगेगा. ठीक है. हाँ, यस. एंड जैसे आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलमोस्ट 10⁻30 से भी ज्यादा रहेगा शायद. आई डोंट रिमेम्बर दैट नंबर. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट 10⁻33 है. 10⁻33 टाइम्स ग्रेटर है. इससे ग्रेविटेशनल फोर्स है. समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरह, ठीक है, उसी तरह आपका न्यूक्लियर फोर्स है ऑलमोस्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ऑलमोस्ट, इट इज 10⁻
35 या 40 times more this thing. It is more more strong as compared to gravitational force. ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? सर इसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं क्या? नहीं, न्यूक्लियर फोर्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और एक वीक न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग जो आपके शायद इसमें न्यूक्लियस में लगते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। और वीक कहाँ पे लगते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, ये भी एक एक्चुअली सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। हमने तीन ही तरह के एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े होंगे ना अपने, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बट अभी आप अगर प्रोटॉन को देखो तो प्रोटॉन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सम क्वार्क्स। ठीक है, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ सम क्वार्क्स। ये जो क्वार्क को बाइंड करके रखे है ना जो फोर्स, उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझी बात की नहीं? यस यस सर। एनीवेज दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। बहुत दूर लेके जाओगे तो फिर वो इट वोंट एक्ट, यू नो। तो न्यूक्लियर फोर्स का ये लिमिटेशन है थोड़ा, कि वो बस 10⁻⁻15 फेमटोमीटर तक के डिस्टेंस पर ही लगेगा। ठीक है, ओके। सुनो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, न्यूक्लियस का। ठीक है, बट बिफोर वी एंटर इनटू दिस चैप्टर, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बच्चों? व्हाट इज देयर इन द न्यूक्लियस? इफ आई से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे हम एक यूनिट भी देखेंगे। क्या क्या होता है बच्चों न्यूक्लियस में? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या क्या होता है। पता है कि नहीं पता है आपको? protons and neutrons. यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो अगर मैं बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? मालूम है किसी को? मालूम है किसी को मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? देखो, मास ऑफ प्रोटॉन ही होता है, कितना पावर होगा यहाँ पे? ये तो मालूम होना चाहिए। -31. वो इलेक्ट्रॉन का होता है, ये माइनस सर 24। 27। मास ऑफ, एक्चुअली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, स्लाइटली डिफरेंट है। तो देखो, न्यूट्रॉन स्लाइटली हेवियर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात कर रहा था, ये दोनों में लगता है। किसमें किसमें? ये प्रोटॉन में भी लगेगा आपका, और ये तुम्हारा इसमें भी लगेगा। किसमें? तुम्हारा न्यूट्रॉन में भी लगेगा। ठीक है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा, और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? एनीवन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? Sir, 9.1 into 10 raised to minus यस, 31. और एक्यूरेट लोगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये सब पहले वैल्यूज लिख लो, क्या क्या है जो अभी मैंने बताई आपको। जल्दी से लिख रहे हैं इन वैल्यूज को।
चलो, अभी आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, आपको मालूम है, E इक्वल्स टू mc²। बहुत ही फेमस फॉर्मूला, करेक्ट? आपने टी शर्ट्स के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, E इज इक्वल टू mc²। सो अकॉर्डिंग टू हिम, मास जो है इट इज अ वेरी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास क्या है? मास इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंडेंस मालूम है ना आपको? ये बहुत ही, दिस वाज वेरी बिग अचीवमेंट एक्चुअली इन न्यूक्लियर फिजिक्स, दिस फॉर्मूला। तो मास जो है उसने बोला इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप जैसे कोई आप एटम देखते हो, ठीक है, यू सी सम एटम। तो इसमें देखो, इसमें वी हैव लेट्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को z से डिनोट करते हैं ना, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक्सपेक्टेड मास कितना होना चाहिए था इसका? ऑब्वियसली ना, अभी अभी अगर हमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, तो आई वुड से द एक्सपेक्टेड मास ऑफ दिस न्यूक्लियस वुड बी z into mass of neutron, sorry, z is proton ना, ठीक है, और n into mass of neutron, यही होगा ना, करेक्ट? और अगर मान लो मैंने एक्चुअली में इसको मेजर किया यूजिंग सम अदर टेक्निक्स, तो लेट्स से दिस कम्स आउट टू बी m of this nucleus। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, अम, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट से इसका मास निकालूं तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, और अगर मैं इसको मेजर करूं तो इट वुड बी समथिंग लाइक, देखो बहुत ही सिंपल है। अभी सपोज आप 10 बॉल को लेते हो, ठीक है, अगर मान लो आप 5 रेड बॉल्स लेते हो, आप 6 ब्लू बॉल्स लेते हो, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द मास ऑफ दिस बैग? जो आपके पास जो बैग रहेगा उसका मास क्या रहेगा? 5 रेड बॉल्स, 6 ब्लू बॉल्स, यही होगा ना? यही तो होगा टोटल मास, करेक्ट? तो न्यूक्लियस में भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो देयर इज अ मास डिफेक्ट। न्यूक्लियस में क्या होता है? देयर इज अ मास डिफेक्ट। अभी मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है बच्चों? मास डिफेक्ट यहाँ पे क्यों हो रहा है? एनीवन नोज द रीजन? मास डिफेक्ट यहाँ पे, इसको मालूम डेल्टा एम बोल देते हैं। मास डिफेक्ट वुड बी, यस, बताओ मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे? यस बच्चों, बताइए जल्दी से, मास डिफेक्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे? देखो केमिस्ट्री में पढ़ा है तुम लोगों ने कि जब भी दो चीजें बॉन्ड करती हैं आपस में, there's some release of energy। Have you studied this in chemistry? Whenever there is a bonding formed, there's a release of energy, है कि नहीं है? It is there or no बच्चों? करेक्ट ना? तो जब भी there is a bonding between two nucleus, there is some release of energy, और ये एनर्जी कहाँ से आ रहा होगा? मास से आ रहा होगा, because already we have established कि मास इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। मास जो है वो क्या है? इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? ठीक है ना?
चलो तो आगे बढ़ते हैं। I'll give you time for writing. तो अब एक यूनिट है जिसको नॉट यूनिफाइड मास एटॉमिक, वो नहीं, एक और यूनिट हम इसको जनरली जो मासेस रहते हैं उसको हम लिखते कैसे, देखो यहाँ पर। तभी मैंने आपको बताया मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, दिस मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, सो ये हमें मालूम है। अब देखो एक जो नई यूनिट है, बिकॉज अगर आप सोचो इसमें मतलब इफ यू जस्ट कैलकुलेट एनर्जी ओवर हियर, ये 10 की पावर कितना, आई मीन जस्ट इमेजिन दिस विल बी वेरी मच 10⁻30, कितना कम रहेगा ये, करेक्ट। तो हम यहाँ पे एक दूसरी यूनिट यूज करते हैं एनर्जी की। व्हाट इज दैट यूनिट? ओके, लेट मी फर्स्ट टेक इट फॉर प्रोटॉन के लिए पहले देखते हैं। तो हमें क्या मालूम है एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है mc²। ठीक है, तो यहाँ पे मास की जगह रख दो मास ऑफ प्रोटॉन। सी क्या है? बेसिकली सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें जितनी एक्यूरेट वैल्यूज लोगे उतना ही आपका बुक के क्लोज आंसर आएगा, करेक्ट। तो अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन को ये रख देते हो, यू कैन राइट 1.67 आल्सो, बट देन आपका जो आंसर है वो इट विल शिफ्ट 2-3 डिजिट्स अहेड, करेक्ट। 2-3 डिजिट आगे बढ़ जाता है, मतलब वैसे 938 आना चाहिए, बट वो फिर 940, 941, 942 ऐसा आ जाएगा आपका। सो मास ऑफ प्रोटॉन हमें मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्ट अगर आप देखो तो ये होते हैं 299792458। मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर से रख दो और इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी का ये एनर्जी किस यूनिट में होगी? ये एनर्जी जो है वो किस यूनिट में होगी? एनीवन? ये यूनिट जो है किस में होगी? ये मीटर पर सेकंड है, ये केजी है, तो ये एनर्जी का क्या दिस इज व्हाट यूनिट, जल्दी से बताओ। kg meter kg per meter square second. by second square. हाँ बराबर है, बट उसको क्या बोलते हैं उस एनर्जी को? बराबर है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सर जूल। इसको बोलते हैं जूल्स, यस। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हो joules। ठीक है, चलिए। अब लेकिन लेकिन यहाँ पर हमें वही वही बोला, अगर आप इसको जूल से देखोगे इसको, तो जूल्स में स्टिल इट विल बी वेरी लेस एक्चुअली, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन सोचो कितना कितना कम है एक्चुअली, -27, करेक्ट। वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ जूल्स। तो इसको हम एक दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज दैट यूनिट? हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई भी चीज रहती है एनर्जी एंड ऑल, वो हम किस में देखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं, ठीक है। तो actually if I'm having a calculator, if I do it, so what do we get? Let me do it for you, ठीक है। अब जूल्स से बच्चों इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें? जूल से कन्वर्ट करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? बताओ जल्दी से। जूल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे करते हैं जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट? जल्दी से बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? एनीवन? ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है क्या है? दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है ना? सो
अगर आपको चार्ज मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पे जूल्स जूल्स, दिस इज द टोटल एनर्जी इन जूल्स, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? व्हाट विल बी दिस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दिस विल बी 1.503278 673 into 10 is to minus 10 joules upon ये जो भी एनर्जी आएगी अभी हमारी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? इसको जल्दी से फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 938.2। देखो कितने जीरोस आएंगे अगर लिखो लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ना, इंटू 10 10 रेज टू 6 ना, तो इसको आप डायरेक्टली लिख दो मेगा इलेक्ट्रॉन। 10 रेज टू 6 इज मेगा, सो मेगा इलेक्ट्रॉन। समझी बात? ठीक है ना, इसको जल्दी से प्लीज नोट इट डाउन। तो ये बेसिकली क्या है, अगर आप एक प्रोटॉन को देखोगे, प्रोटॉन की, प्रोटॉन इज व्हाट, प्रोटॉन इज एन, जो है वो, उसमें जो कितनी एनर्जी है, दिस इज दिस मच एनर्जी, तो इतनी एनर्जी कंडेंस्ड होकर एक प्रोटॉन बना सकती है। अगर आपके यूनिवर्स में इतनी एनर्जी कहीं से आपको मिल गई 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इतनी एनर्जी क्या बनाएगी, एक प्रोटॉन का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन जो है, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इस वैल्यू में, वी जस्ट से इट इज 938.27 या 938 बोल दो आप अप्रोक्सीमेटली, यू नो। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। देखो एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर किसके डायमेंशन मिल जाएंगे हमें बच्चों यहाँ पर? एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, किसके डायमेंशन मिल जाएंगे? एनर्जी अपॉन, मास के। यस, एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर विल बी डायमेंशंस ऑफ मास। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात? यस सर। ओके। और इसी तरह अगर आप देखोगे मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास अगर आप निकालोगे, तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो आता है 939.56। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 510.99, यहाँ पे किलो है। ठीक है, दिस इज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं बच्चों? ठीक है सर। समझ में आई बात कि नहीं? आई सर। इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। या इसको आप ऐसे बोलो AMU, जिसको आप यू भी लिखते हो। मालूम है क्या होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास? पढ़े केमिस्ट्री में, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में ये। दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल। बताओ क्या होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास? बताओ बच्चों क्या होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास?
तो देखो कार्बन C12 का एटम आपको मालूम है, पढ़ा होगा आपने, याद नहीं आ रहा बट पढ़ा होगा आपने। C12 का जो ये रहता है आपका एटम रहता है, उसका जो न्यूक्लियस का जो मास होता है, ठीक है, उसका 1/12 जब हम कर देते हैं, ठीक है, जो कि अपनी लोएस्ट एनर्जी में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। आई विल रिपीट इट अगेन। 1/12 of the mass of a neutral carbon atom in its lowest energy state. Lowest energy state, ठीक है, समझा? तो कार्बन एटम का जो जो भी C12 इसका जो भी न्यूक्लियस का जो मास होगा, उसका 1/12 आप कर दोगे तो आपको यूनिफाइड एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों, वेरी सरप्राइजिंग इट इज, अब मैं पहले केजी में लिखता हूँ। अब इस डेमो में कुछ प्रोटॉन का मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, एवरेज हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। जिसको जब आप अपना इसमें कन्वर्ट कर लोगे एनर्जी वाला E=mc² वाले फॉर्म में, तो 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², ये आता है ना। आपको लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात होगी, देखो ऊपर हमने क्या कितना निकाला था, ऊपर एक किस रेंज में आ रहा था, ऊपर एक किस रेंज में आ रहा था, ऊपर 938 939 इस रेंज में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे किस में आ रहा है, 931, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गया। दिख रहा है बच्चों की नहीं दिख रहा है यहाँ पर? दिस गोज टू शो व्हाट, ये क्या दिखा रहा है हमें, ये क्या दिखा रहा है हमें कि कुछ मास जो है वो लॉस हो गया। किसमें लॉस हो गया, सब मास इज बीइंग लॉस्ट, किसमें, किसमें मास लॉस हो गया, व्हेन न्यूक्लियस इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर, यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो जो जब ये अपने न्यूक्लियस में होगा, तब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स होंगे जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, उसका इंडिविजुअल मास कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 931.478 आ रहा है, ठीक है। और वैसे अगर आप देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास कितना कितना आ रहा था, 938 939, एटलीस्ट इस रेंज में तो आता है वो, 938 939 इस रेंज में तो आता है, पर इस रेंज में नहीं आ रहा है, इस रेंज में नहीं आके बल्कि किसमें कितना आ रही है, 931.478 आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, विच गोज टू शो व्हाट, कि जब भी न्यूक्लियस बनता है सम एनर्जी इज लॉस्ट, और वो एनर्जी कहाँ से लॉस हो रही है, वो मास से लॉस हो रही है, E=mc² वाली वो एनर्जी है, ठीक है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं? ओके, चलो लिखना है ये, लिख लो इसको जल्दी से, यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या होता है। तो अभी देखो, अभी अभी आप लोग को ये बात समझ में आ गई, कौन सी बात, कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जब भी वो बनता है तो उसमें क्या होता है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। दैट मींस अगर अगर मैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन अगर पास में लाता हूँ, क्योंकि इनके बीच में देयर इज सम nuclear forces, weak या strong whatever, but they have some nuclear attractive forces between them, या प्रोटॉन प्रोटॉन को भी बहुत पास पास में ले आता हूँ, अब इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो जब भी इनमें अट्रैक्शन शुरू होगा तो व्हाट विल हैपन, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
ठीक है, करेक्ट। तो दैट मीन्स देखो आपकी बुक में बहुत अच्छा डायग्राम बना था, जस्ट पुट इट ओवर हियर, आपको समझ में आएगा शायद। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पहले तो यहाँ पर देखो, जब ये जो फ्री न्यूक्लियॉन्स है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ना, आई होप दिस इज विजिबल ना, तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से जो अलग अलग हुए हैं, जब ये एक न्यूक्लियस बन जाते हैं तो देयर सम एनर्जी रिलीज्ड, करेक्ट। और इस न्यूक्लियस को अगर आपको तोड़ना है, स्टिल यू नीड टू गिव सम एनर्जी, और जो आप एनर्जी देते हो वो बाइंडिंग एनर्जी है। बहुत ही सिंपल है समझना इसको। देखो एक आप सिंपल एनालॉजी से भी इसको समझ सकते हो। जब आप एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास पास में लाते हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास पास में लाओगे, तो बताओ मुझे क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी कि एनर्जी गेन होगी? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? एनर्जी इज रिलीज और एनर्जी इज गेन्ड। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी को? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास पास में आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, ठीक है ना, करेक्ट। और इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर आपको तोड़ना है तो तुम्हें कुछ इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो ये टूटेगा। इस एनालॉजी से भी आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो आई होप ये बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ में आया क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। तो बाइंडिंग देखो, इसको वर्ड से समझो। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी जो यूज हुई इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधने के लिए, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी निकली यहाँ से, इसी एनर्जी की वजह से तो तुम्हारे प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है वो एक दूसरे से बंध गए ना, करेक्ट बच्चों, ठीक है, ठीक है कि नहीं? चलिए, समझ में आई बात, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। और इतनी एनर्जी जब आप किसी न्यूक्लियस को दे दोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस एनर्जी, ये एनर्जी जो है ना, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ पर क्या, दिस एनर्जी इज गेन, एनर्जी गेन करेगा सो दैट इट ब्रेक्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये इतनी एनर्जी मतलब जब बंधेगा न्यूक्लियस में तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी गेन्ड एंड रिलीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स मालूम है क्या होता है? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? यस, बताओ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वो कुछ आपको डेटा में दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? व्हाट डज दिस मीन्स? ये क्या होता है बच्चों? दिस सिंबल फॉर, किसका सिंबल है ये? हाइड्रोजन एटम, नहीं, हाइड्रोजन एटम का सिंबल नहीं है ये। मतलब प्रोटियम एटम का। ये प्रोटॉन, दिस जब आप ऐसे लिख देते हो 1H1, दिस मीन्स अ प्रोटॉन, ठीक है। तो एक चीज और बच्चों हमें ध्यान में रखना, जब भी हम मास डिफेक्ट देखते हैं ना, तो वी डोंट कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स इनटू पिक्चर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है ये। देखो कितना, आई मीन यहाँ पे जब अगर आप इवन इफ यू ऐड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम, 10-15 जितने भी, स्टिल इट वोंट काउंट सो मच,
ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, करेक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम्हारा 4 पॉइंट, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो। चलो जल्दी से फाइंड करो बाइंडिंग एनर्जी। देखो बच्चों, अभी मैंने आप सबको बताया बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो हीलियम का जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या क्या रहता है, 2 प्रोटॉन्स रहेंगे, 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे, यही रहते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस में वी हैव 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, करेक्ट। सो 2 into mass of proton plus 2 into mass of neutron, correct, minus mass of helium atom। तो हीलियम एटम मैंने आपको बोला, इसमें इवन इफ यू कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स ना, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन का मास देखो, ये मेगा में बात हो रही है, किलो में बात हो रही है। मेगा इज 10⁻⁶। इवन इफ यू ऐड 10-15 उसमें 1 मेगा कुंटल में आप 10-15 किलो ऐड भी कर दो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? करेक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। तो अगर उसने एटम बोला तो आप उसको न्यूक्लियस का मास अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली वो न्यूक्लियस का ही मास रहता है, बट इवन इफ इट्स नॉट, देन यू कैन अज्यूम इट टू बी द मास ऑफ न्यूक्लियस ओनली। एटम में मेजॉरिटी जो मास है वो किसका है, वो न्यूक्लियस का ही तो मास है ना। ठीक है, तो इसको जल्दी से देखते हैं। 2 into 1.007825 1.00 0। 1.0025 minus 260 है, 0 है। So this will be how much? This comes out to be 0.3038। किसमें है ये? This is in atomic mass unit, unified atomic mass, so this is in U। अब ऊपर मैंने आपको एक ये बताया था, देखो ऊपर मैंने क्या लिखा था, 1U is equal to 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, करेक्ट। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो सब चीजें बच्चों? आई एम अज्यूमिंग ऑल आर राइटिंग इट। 931.478, यस, करेक्ट। तो अच्छा, या तो ये तो मेरा केवल मास हो गया। देखो एक्चुअली में जो कन्वर्जन होता है, देखो कैसे कन्वर्जन होता है, जिन बच्चों ने किया भी है एक बार फिर से समझ लो इसको। जो कन्वर्जन हो रहा है तुम्हारा, हमें क्या फाइंड करना है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ना। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज दिस मास m c स्क्वायर, करेक्ट। तो ये कितना हो गया, 0.03038 u इंटू सी स्क्वायर, और 1u कितना है, 1u है इतना अपॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे 1u की वैल्यू पुट कर दोगे 0.03038 और 1u की ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 931.478, करेक्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, केवल और केवल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 0.03038 इंटू 931.478
0.478 is how much? Almost 28 point, approximately 28 और 29 आ रहा है तो उसको हम 3 लिख सकते हैं, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये बात समझ में आई क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इतनी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियस बेसिकली, एटम तो नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर रेडियाई होता है वो दिस इज गिवन बाय आर, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर ठीक। यहाँ पे आर नॉट की जो वैल्यू होती है चलो ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर रेडियाई, रेडियस लिख लो जल्दी से इसको। देखो रेडियस किस में आ रहा है, फेमटोमीटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जल्दी से लिख लो, फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। सो ए इज हियर मास नंबर, मास नंबर मतलब मालूम ही होगा, Z प्लस एन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों का जो सम रहता है उसको मास नंबर बोलते हैं। ये एक्चुअली मैथ से आता है फॉर्मूला, आई मीन व्हेन यू पुट सम बॉल्स एंड ऑल, तो उससे निकालते हैं फॉर्मूले को, पर इसका डेरिवेशन पे भी नॉट स्पेंड सो मच ऑफ टाइम, ठीक है। ओके सर। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। Yeah, I'll just put one picture over here, then we'll see the discussion. तो कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, कौन से रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या, देखो रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस टूट रहा है ना, न्यूक्लियस का टूटने का मतलब क्या हो गया कि दिस गोज टू शो कि वो न्यूक्लियस जो अनस्टेबल इसलिए टूट गया है कि नहीं है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा इसलिए तो टूट गया वो, करेक्ट और नो, करेक्ट ना, करेक्ट ना बच्चों। यस सर। सो एक्चुअली मैं ऑब्जर्व क्या किया गया कि अब देखो स्टार्टिंग में 20 तक तो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये इक्वल होते हैं, ठीक है। 20 तक, 2021 तक यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं।
ठीक है, ठीक। उसके बाद से देखो ये जो लाइन है ये तो बेसिकली यहाँ पर, ओके लेट मी राइट इट लाइक दिस, समझ में आना चाहिए। जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहा है, दे आर स्टेबल न्यूक्लियाइज, ठीक है। और मतलब बाकी जो डॉट्स होती है वो कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे रहती है। बाकी अगर आप डॉट्स बनाओगे तो दे आर लाइक समर हियर हियर हियर, वो यहाँ पे ऐसे स्प्रेड रहती है, स्प्रेड रहती है यहाँ पे, दे आर काइंड ऑफ स्प्रेड, यहाँ पे दे काइंड ऑफ स्प्रेड। भाई जो ब्लैक डॉट्स है यहाँ पर आपको आपकी, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दीज ब्लैक डॉट्स आर स्टेबल न्यूक्लियाइज, करेक्ट, ठीक है। तो स्टेबल न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर आप ऑब्जर्व, एक चीज और ऑब्जर्व करनी है आपको। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि 20 तक तो देखो ऑलमोस्ट सारे ये न्यूक्लियस आर काइंड ऑफ स्टेबल, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ग्राफ देखो, ग्राफ का शेप देखो कैसा हो रहा है, सी हाउ द शेप ऑफ ग्राफ इज गोइंग, तो इट इज नॉट टचिंग दिस n इक्वल्स टू z, ठीक है। n इज इक्वल टू z कुछ 20 तक ही वैलिड है, इसके बाद n इज इक्वल टू z जो ऐसा नहीं है। तो न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए आपको क्या लगता है क्या ज्यादा होना चाहिए? अब ये तो आप वैसे बता ही दोगे सोच समझ के, तो इफ आई से नंबर ऑफ n इज ग्रेटर देन z या n इज लेस देन z, किस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा न्यूक्लियस तुम्हारा? where nuclei is more stable? n greater than z. ओके, क्यों क्यों? सर मत वो n न्यूट्रल चार्ज है, z पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मतलब पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे तो रिपल्शन वगैरह का चांस कम है। यस वेरी गुड शब्द, यस। तो बच्चों यहाँ पे समझ में आया आपको? तो स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या होना चाहिए? n शुड बी ग्रेटर देन z, ठीक है। और एक्चुअली आप यहाँ पर देखो भी, जितने ये सब ब्लैक डॉट्स है यहाँ पर एक्चुअली n जो है वो इससे ज्यादा ग्रेटर है, किससे? प्रोटॉन से ज्यादा ग्रेटर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पर ही देखो, ये मान लो इसको देख लो आप, इसको देखो, ये न्यूट्रॉन का नंबर कितना 48, और यहाँ पे प्रोटॉन का जो नंबर है दिख रहा है 48 और 32 के बीच में, ठीक है। फिर एक दूसरा और देखते हैं, ये यहाँ पर देखो, इसको देखो, चलो कितना ही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा है ना, करेक्ट। और यहाँ पे प्रोटॉन का जो नंबर है वो थोड़ा सा कम। अब चाहो तो इसमें इनफैक्ट सीन एचसी वर्मा, दे हैव गिवन अ पूरा का पूरा डायग्राम। अब मैं एचसी वर्मा का भी डायग्राम दिखाता हूँ। देखो एचसी वर्मा का डायग्राम है, ठीक है, ठीक पे ऐसा, दिस इज गोइंग लाइक दिस। तो बेसिकली यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे अगर मान लो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, और मैं एक कोई मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे भी देखो थोड़ा ज्यादा है, बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन n बाई जेड का जो रेशियो कितना आ रहा है उस पर एक्चुअली डिपेंड करता है। हम ऐसा मतलब यहाँ पे भी आपको लग रहा हो न्यूट्रॉन ज्यादा है तो ये क्यों रेडियो एक्टिव है? यहाँ पे ब्लैक डॉट्स वाली जो चीजें, दे आर नॉट सो मच रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो
तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो किस पर डिपेंड करेगी बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ जो न्यूक्लियस है वो किस पर डिपेंड करेगी? किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है स्टेबिलिटी? अभी बताया ना मैंने। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है? यस बच्चों जल्दी बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है तो किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है? Sir, number of protons and number of neutrons. यस that is what Z by is N by Z। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगी। तो अगर ये जितना बड़ा नंबर होगा ये उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस मेरा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा है ना। देखो एक न्यूक्लियस में आप n को अगर आप लेके आओगे तो क्या होगा, तो जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। किससे किसके बीच में? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। व्हेन वी गो फॉर अ वेरी हाई वैल्यूज, हाई वैल्यूज पे तो ऐसे मोस्टली ऑलमोस्ट सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो समझ में आई बात? n बाई जेड रेशियो देखते हैं, n बाई जेड रेशियो चाहिए ठीक स्टेबिलिटी के लिए। चलो अब एक काम करो, एक सेकंड। एक तो जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बताई होगा आपको, समझ में आई होगी। तो आप जो ब्लैक डॉट से देख रहे हो सम और अदर हो, दीज आर स्टेबल न्यूक्लियस। ये सब जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये स्टेबल न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखो एक ये जो ग्राफ है क्या बता रहा है आपको? अभी हमने निकाला था बाइंडिंग एनर्जी, करेक्ट? वी हैव सीन, वी नो हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, तो अगर मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी है, करेक्ट, और अगर मुझे पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? 1.1 के आसपास आ रहा है। तो एक्चुअली अगर आप देखो हाइड्रोजन का जो ये रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए तो ऑलमोस्ट 2.2 कुछ तो रहता है, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर ये कितना हो गया? ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास आता है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना आता है? 1.1 के आसपास आता है। ठीक है, ओके। तो नाउ ये हाइड्रोजन का तो खैर स्पेशल केस है, बट अगर आप यहाँ पर देखो और सारे न्यूक्लियाइज में, when you see it in all other nuclei, what do you find is कि जैसे आप देखो आप यूरेनियम का ये समझे आपको व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग हियर। ये जो ग्राफ है क्या बता रहा है आपको? ये एटॉमिक नंबर है। ए मींस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आई थिंक मींस प्रोटॉन्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इनका जो सम उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पे इस केस में अगर आप यूरेनियम को कंसीडर करते हो, इसको कंसीडर करते हो यूरेनियम को, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कम हो गया कि नहीं हो गया? कम, थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया? बाइंडिंग एनर्जी पर ये चीज थोड़ा कम हो गया इस केस में। इसको मैं, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई और मटेरियल होगा तो निकल का देखो, निकल आयरन। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वो किसमें होता है? वो आयरन के केस में सबसे ज्यादा आता है। आयरन हैज अ मैक्सिमम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये आयरन है यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो another factor that you can calculate and you can see is for stability of nucleus is क्या है? उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है,
तो ये जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हाइलाइटेड इन दिस वे दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस में रहने वालों को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, व्हिच इंक्लूड्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, करेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जितना हाई होगा उतना ज्यादा आपका स्टेबल एटम होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। एचसीवी में भी एक चार्ट दिया दिया था उन्होंने, ठीक है। ओके, तो मैं इस पे एक्चुअली ज्यादा कुछ आपको क्वेश्चंस पूछते नहीं है, तो इसमें जो जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं जैसे जैसे पूछते हैं तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का जो डिके होता है, रेडियो डिके बोलते हैं इसको। डिके मतलब सड़ना नहीं होता है, डिके मतलब ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव डिके मींस ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो नाउ व्हाई डू यू थिंक न्यूक्लियस मस्ट बी ब्रेकिंग? अब समझो, मान लो यूरेनियम आपको यहाँ पे दिखा है, यूरेनियम इज एक्चुअली अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। व्हाई डू यू थिंक यूरेनियम मस्ट बी kind of disintegrating into small nuclei? तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना हो रहा है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये फिनोमिना होता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? तो फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यों है? Have stable nuclei। मतलब अभी देखो, ये वाला यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ जाएगा। सो दिस विल, ये ऐसा डिके होगा सो दैट इट कैन रीच अ स्टेबल न्यूक्लियर। तो जो फिनोमिना हो रहा है वो इस इधर से इधर पे जा रहा है ना। देखो, रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना जो यूरेनियम है, यूरेनियम इज गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, इस साइड के न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है यूरेनियम ना, ठीक है। तो क्यों रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना हुआ होगा? टू गेट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाइज। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझी बात कि नहीं समझी बात बच्चों? ओके, चलो तो अब देखते हैं अब देखते हैं कौन कौन से रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। विल सी काइंड टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो देखो, पहला है, फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज अल्फा पार्टिकल्स। सुना होगा। then we have beta minus and then we have beta plus, then we have gamma rays। बीटा डीके, अल्फा अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा रेस, गामा डीके इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं आपको बता रहा था रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, न्यूक्लियस है वो टूटता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, मान लो आई एम हैविंग अ न्यूक्लियस लाइक दिस। तो अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा आपको मालूम है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? अभी बताया था मैंने, क्या होते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल्स? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का। तो इससे हीलियम का न्यूक्लियस निकाल दो तो क्या बन जाएगा? ये एक कोई नई स्पीशी बन जाएगी ना ये भाई। तो हीलियम का न्यूक्लियस निकालोगे मतलब 2 प्रोटॉन कम हो गए, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब 4 एंटिटीज कम हो गई, और यहाँ पे यहाँ पर आ गए। इस तरह के डीके को बोलते हैं कि अल्फा डीके। इसका एक एग्जाम्पल है,
बिस्मथ। तो नो दिस इज नॉट योर, जो केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस पढ़ते हो वो नहीं है, ये पूरा का पूरा स्पीशीज ही चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बिस्मथ, दिस इज व्हाट दिस इज, थैलियम, Tl, थैलियम, दिस इज थैलियम। ठीक है, थैलियम ये बिस्मथ है, दिस गोज इनटू थैलियम। तो कितने बताओ यहाँ पे कितने आएंगे, कितने प्रोटॉन्स आएंगे यहाँ पर, 81 आ जाएंगे ना। यहाँ पे कितने आएंगे, 208 आएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो इसको लिख लो पहले। तो दिस इज बेसिकली माई अल्फा डीके। कौन सा है, दिस इज अल्फा। लिख लो जल्दी से इसको। बीटा डीके जैसे मैं आपको बता रहा था, दो तरह के होते हैं, वन इज बीटा माइनस डीके एंड वन इज बीटा प्लस डीके। दोनों में इलेक्ट्रॉन निकलता है। आपको आपको लगेगा पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, तो विल सी कैसे निकल रहा है। बट बीटा डीके इज नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। बीटा डीके को अगर आप बोलो तो ये क्या था, न्यूक्लियस ऑफ अल्फा डीके में क्या हो रहा था, अल्फा डीके वाज न्यूक्लियस ऑफ क्या था, न्यूक्लियस ऑफ किसका, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। उस तरह बीटा डीके जो है वो क्या है, दिस इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो बच्चों यहाँ पे बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके, तो देखो होता क्या है पहले हम समझते हैं। तो देखो जो न्यूट्रॉन होता है ना, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, करेक्ट। तो जो न्यूट्रॉन होता है ये एक्चुअली हमने तीन तरह, आपने तीन तरह के पार्टिकल्स पढ़े, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ना, करेक्ट, आपने तीन तरह के ही पढ़े हैं। पर एक्चुअली में इससे कहीं ज्यादा, मतलब और भी कई कई पार्टिकल्स डिस्कवर होते रहते हैं, करेक्ट। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फेनमैन करके, उसकी बुक भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं, वेरी कंसेप्चुअल बुक ऑन फिजिक्स एंड ऑल। एनीवेज, तो उसने ही गॉट नोबेल प्राइज and he has made a list of 21 particles he has discovered, or he has discovered probably, 21 particles he has discovered। इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था फेनमैन को। ठीक है, सो या सो व्हाट इज दिस बीटा डिके। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है इन बीटा डिके, इट डिकेज इनटू, न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक और पार्टिकल, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। बताऊंगा क्यों ये निकलता है। दिस इज बेसिकली एंटी न्यूट्रिनो, ये निकलता है, दिस पार्टिकल आल्सो इज देयर। तो जैसे मैं आपको बताया था और भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब भी कुछ कुछ अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो इनमें कुछ चार्ज नहीं होता है बट इट इज अ पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन, इट विल बी, ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब प्रोटॉन का तो देखो मास बहुत ज्यादा है, ऊपर हमने देखा था ना, इट्स इन दैट मतलब ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स मोर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, प्रोटॉन रह जाता है। ठीक है, जब भी ये ब्रेक होता है तो प्रोटॉन रह जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यस, सो समझ में आई बात की नहीं है। तो तो ये जो डिके है ना बच्चों, न्यूट्रॉन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे ये दीज आर रिलीज्ड, ये सब पार्टिकल्स ये रिलीज होते हैं, दिस इज रिलीज्ड एंड दिस इज एब्सॉर्ब्ड इन न्यूक्लियस।
ठीक है, तो अब बताओ जरा इक्वेशन क्या बनेगी मेरी। अगर मान लो मेरे पास, तो ये है हमारा बीटा, इसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके, इसको बीटा, अरे आई एम सॉरी, दिस इज बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस दूसरा रहेगा, दिस इज बीटा प्लस डीके, सॉरी बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके ये होता है, ठीक है, ये बीटा माइनस डीके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल है ना, तो नेगेटिव चार्ज इज बीइंग रिलीज्ड, इसको बीटा माइनस डीके बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ ओके। तो अब बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। अगर मेरे पास ए एक्स जेड है, इससे एक बीटा प्लस डीके निकला, तो यहाँ पर क्या 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 आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ। बस एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन। मैंने बोला यहाँ पे ये चीजें रिलीज हो रही हैं और ये जो प्रोटॉन है एब्जॉर्ब हो गया, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट विल यू पुट ओवर हियर। ए को क्या लिख दो, ए प्लस वन के ए माइनस वन, क्या आएगा बच्चों जल्दी से बताओ। Z minus 1 A minus 1। z माइनस वन ए माइनस। अच्छा आप एक चीज सोच के देखो, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना। अगर मान लो मेरे पास पहले 5 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे, अभी एक न्यूट्रॉन जो है ये एक प्रोटॉन में बन गया, ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन जो था वो एक प्रोटॉन में बन गया, तो यहाँ पे कितने आ गए, 6 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। Yes sir। करेक्ट। और क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर z माइनस वन की z प्लस वन, क्या आएगा बच्चों, +1। z प्लस वन आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा माइनस डीके। ठीक, लिखने का टाइम दूंगा, पहले बीटा प्लस डीके भी देख लेता, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। अब देखो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन बीटा प्लस डीके। जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ जो चीजें निकलती है उनको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। और एक ये क्या था मेरा, एंटी न्यूट्रिनो था, इसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं ना, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो है दिस इज न्यूट्रिनो, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है, अभी देखो आपने तीन तरह के नए पार्टिकल्स तो अभी देख लिया आपने, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, देन पॉजिट्रॉन। अब देखो पॉजिट्रॉन क्या होता है बच्चों। पॉजिट्रॉन जो होता है, दिस इज जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन उसी तरह पॉजिट्रॉन है, करेक्ट। तो पॉजिट्रॉन इज हैविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसको बोलते हो पॉजिट्रॉन। यहाँ से देखो प्रोटॉन से क्या क्या निकल रहा है, बन के निकल रहा है तुम्हारा, प्रोटॉन से एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, ये तीन चीजें निकल रही है यहाँ से, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो अब यहाँ से ये, अब इसलिए मैंने आपको बोला था इट इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मास तो सेम ही है ना, चार्ज भले ही यहाँ पे पॉजिटिव हो गया हो, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे चार्ज भले ही पॉजिटिव हो गया हो, लेकिन मास तो सेम है ना, मास तो इलेक्ट्रॉन का ही है यहाँ पे, है कि नहीं है, समझ रहे हो बात को कि नहीं, Yes sir, समझ रहे। समझ रहे हो ना। और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकल रहा है, तो बताओ जल्दी से मुझे इसकी, तो दीज आर रिलीज्ड, these are released in release and this one is absorbed। तो जल्दी से बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर ए एक्स जेड, तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, वाई के साथ क्या आएगा, ये न्यूट्रिनो है, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, जेड, ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस वन ए माइनस वन की ए, क्या आएगा ए का,
ए का क्या आएगा, क्या रहेगा, अभी अभी देखा था ना हमने, A सेम होगा. ए सेम होगा, गुड। और जेड, जेड रहेगा कि जेड प्लस वन रहेगा कि जेड माइनस वन हो, यहाँ पे क्या लिख दूं, माइनस. अभी क्योंकि एक प्रोटॉन खत्म हो गया ना, एक प्रोटॉन खत्म होके एक न्यूट्रॉन में बन गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा माइनस डीके। प्लीज गो थ्रू दिस। या और गामा में कुछ नहीं रहता है, गामा भी जल्दी से देख लेते हैं, गामा में ऐसा कुछ नहीं रहता है, गामा तो एक्चुअली कोई पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। अब जल्दी से हम लोग गामा डीके भी देख लेते हैं। गामा डीके इज अ फोटोन। सर आप ये लिखने को टाइम दोगे ना? हाँ दूंगा दूंगा दूंगा, इज अ फोटोन। इसमें आपको क्यू वैल्यू भी बताना है, तो तो गामा डीके जो होता है एक फोटोन होता है, मतलब क्या हुआ, जब अब अभी हमने क्या देखा था, जब भी इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे यहाँ से मतलब हायर हायर एनर्जी पे से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं ना, तो इट रिलीजेस अ फोटोन। उसी तरह न्यूक्लियस के लिए भी चीज ट्रू है, अगर न्यूक्लियस जो है वो हाई एनर्जी में स्टैब्लिश हो गया, न्यूक्लियस के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब हाई एनर्जी में जाके स्टैब्लिश हो गए, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट जिनको आप बोलते हो ना, एक्साइटेड स्टेट, तो अगर न्यूक्लियस हमारे एक्साइटेड स्टेट में चला गया, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोटोन निकलता है, क्योंकि वापस भी तो आएगा कभी ना कभी। तो होता क्या है, जब न्यूक्लियस जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है, और जब वो अपने घूम फिर के फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, करेक्ट, तो क्या होता है उसमें, उससे भी कुछ एनर्जी निकलती है, उसको गामा डीके बोलते हैं। तो इसको आप ऐसा समझो कि जब अल्फा डीके और बीटा डीके निकल रहे होंगे तो क्या होता है बेसिकली, जो देखो आप नॉर्मल भी इसको सोच के देखो, अगर कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको आप ऐसे सोच के देखो, कोई न्यूक्लियस है, ठीक, अब इससे गामा डे अल्फा निकल रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, इससे अल्फा पार्टिकल्स, इससे बीटा पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स इससे निकल रहे हैं, ठीक, तो होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है ये कॉन्स्टेंटली, इसमें भी तो कुछ क्या बोलते हैं, इवन दो इट्स वेरी हैवी, बट स्टिल इसमें कुछ तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। आपको मालूम है ना कोलिजन्स का इफेक्ट क्या रहता है, अगर मान लो यहाँ से एक पार्टिकल निकला तो इसपे भी तो कुछ, इसके भी तो कुछ वेलोसिटी गेन होगी ना, करेक्ट, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एमिशन, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिशन, तो ये जो न्यूक्लियस है ये भी थोड़ी बहुत एनर्जी गेन कर लेता है, तो इट रीचेज अ हायर एनर्जी स्टेट, और जब वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट पर दोबारा वापस आता है तो इट रिलीजेस अ फोटोन, और उसी फोटोन को हम बोलते हैं गामा डीके। तो गामा डीके इज नॉट अ पार्टिकल, एटम अपनी हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आता है, तो दिस इज बीइंग काइंड ऑफ सम एनर्जी इज बीइंग रिलीज, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, जनरली हायर स्टेट को हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे सपोज ये है ना मेरा एक्स ए जेड, यहाँ पे एक एस्ट्रिक का मार्क कर दो, दिस इज हायर एनर्जी स्टेट, जब ये नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एक गामा पार्टिकल, ठीक है, इतना लिख लो, देन विल सी व्हाट इज द क्यू वैल्यू। ये प्लस होगा, आई एम सॉरी, ये देखो यहाँ पे पॉजिट्रॉन है ना, तो ये प्लस होगा, आई एम सॉरी मैंने गलती से माइनस लिख दिया, बट ये बीटा प्लस दिख है, ठीक है, देखो माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, करेक्ट, प्लस मतलब क्या, पॉजिट्रॉन निकल रहा है, बस इतना सिंपल है, ठीक है, ठीक है ना, चलो, तो क्यू वैल्यू क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन, the difference between the rest mass energy of the initial constituents and that of final product. I'll write it down. तो ये है बच्चों क्यू वैल्यू आपकी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दैट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। तो मतलब क्या हुआ इसका, पहले लिख लो इसको, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं, जल्दी से लिख लो इसको, फिर आप निकालना। अगर मैं अल्फा डीके की बात करता हूँ तो देखो इसके लिए क्यू वैल्यू क्या होगी, तो जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे और फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली, करेक्ट, तो जैसे वी हैव सीन दिस इक्वेशन अल्फा डीके में,
AXZ क्या दे रहा है हमें, Y A-4 और Z-2 प्लस हीलियम एटम और न्यूक्लियस ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो इनिशियल और फाइनल ना, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या थे हमारे, दिस वाज इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या है मेरे फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो एक्चुअली में जनरली केमिस्ट्री में भी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जब आप इक्वेशंस देखते हो तो आपको पता है ये मास ऑलमोस्ट इक्वली होगा, करेक्ट। बट न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, ये मास और ये मास दे कैन हैव सम स्लाइट डिफरेंस, करेक्ट। और जो डिफरेंस होगा मास का, मैंने अभी आगे मतलब पीछे हम लोगों ने देखा था कि वही मास तो जो है वही तो तुम्हारा यहाँ पर एनर्जी के रूप में फॉर्म हो रहा है कि नहीं है ना। वही मास जो है वही तो तुम्हारा एनर्जी के रूप में फॉर्म हो रहा है ना, है कि नहीं बच्चों ना। ठीक है, तो समझ में आई बात कि नहीं आई। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो अगर मुझे इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली दिस हैज टू बी फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो हम इसको इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। जनरली हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, बट बिकॉज हमें मालूम है कि फाइनल मास थोड़ा कम आएगा ना एज कंपेयर टू दिस मास, करेक्ट, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, ओनली बिकॉज ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करते तो दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज बी अ नेगेटिव वैल्यू। अब बताओ जल्दी से इसके लिए क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसकी क्यू वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर तो पहले तो हमें इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए ना, इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू जो है इसकी कितनी होगी, XAZ, करेक्ट, minus obviously when we say we mean mass of this, we mean mass of this, ठीक है, इसका मास, इससे हम किसका मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सब्ट्रैक्टेड। और इसकी देखो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी मास ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलमोस्ट इसके और इसके इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दो ना, मास ऑफ सर वो ZME क्या है? क्या ZME क्या है? Z क्या है तुम्हारा नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना। तो आपको मालूम है एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, तो इससे हमें ये एटम है ना बेसिकली, ये जो है ये मेरा एटम है यहाँ पर, करेक्ट। तो इस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन्स का मास को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ मुझे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ना। सर लेकिन वो तो फाइनल नहीं होगा ना, फाइनल नहीं, ये हमने क्या कंसिडर किया है? इनिशियल वो लिख रहा हूँ मैं, ये समझा आपको, वो लिख रहा हूँ, कंप्लीट नहीं किया मैंने वो भी। हाँ ये समझा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स के मास को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखो मास ऑफ दिस, ठीक है, मास ऑफ, चलो नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, फाइनल जो है यहाँ पर मास ऑफ, ये क्या है, मास ऑफ दिस वाई वाला न्यूक्लियस और वाई वाला न्यूक्लियस और मास ऑफ हीलियम एटम ना 4He2। और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होंगे बच्चों, देखो इसके Z-2 और इसके +2, तो अगेन यहाँ पर Z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना।
इसके z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब आ जाएंगे, और इसमें तो एक्चुअली रहता ही नहीं, बट स्टिल वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ना, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, z माइनस 2 प्लस 2 z आ जाएगा। मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और नहीं इसी सर, वो आपने जो वो जो हाँ? इलेक्ट्रॉन्स जो सब्ट्रैक्ट किए वो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएंगे ना, हम जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वो कंसीडर क्यों करना है? कंसीडर इसलिए करने, जब बीटा डी के निकालोगे आप तो उसमें कभी कभी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मास भी, इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जब बीटा डीके में जब आप निकालोगे ना, आप देखोगे बीटा प्लस डीके में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो फिर आप सोचना क्यों आ रहा है, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू वैल्यू होगी वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, which comes out to be मास ऑफ, समझ में आई बात? तो इनिशियल मास इतना था और फाइनल, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, इट शुड बी इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, सो ये इतना हो गया, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें? इनिशियल तो इतना हो गया, ये तो एनीवेज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, पर कभी कभी कैंसिल आउट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बीटा डी के में क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, करेक्ट, पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं, तो कभी कभी वो कैंसिल आउट नहीं होता है। अभी आप देखना, तो यहाँ पे कितना हो गया मास ऑफ, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों ये वाली? ये हुई क्यू वैल्यू आपकी अल्फा पार्टिकल की, ऑब्वियसली सी स्क्वायर, क्यू वैल्यू क्या होती है, एम सी स्क्वायर ना, मास इज व्हाट, एम सी स्क्वायर। सर वो a माइनस वाई क्या है? ए माइनस, ओ सॉरी, दिस इज ए माइनस 2 होगा ये, सॉरी, a माइनस 4 होगा हाँ ना ए सर? माइनस 4, ए माइनस 4 होगा, ए माइनस 4 होगा, यस, तो गलती से मैंने वाई लिख दिया था, ए माइनस 4। ठीक है, चलो इसी तरह अगर आप बीटा डीके का क्यू वैल्यू निकालोगे, किसका, बीटा माइनस डीके का, बीटा माइनस डीके का निकालोगे, इसका जो क्यू वैल्यू आएगा कितना आएगा मालूम है? कितना आएगा इसका क्यू वैल्यू, निकाल के देखो कितना आता है। बीटा माइनस डीके का देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग अभी खुद से निकालो इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंड जस्ट चेक ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए एक्स, ये 4 नहीं होगा, ए एक्स जेड होगा यहाँ पर, बराबर है ना? मास ऑफ ए एक्स जेड माइनस मास ऑफ ए, इसी तरह बीटा प्लस डीके जो होगा, बीटा प्लस डीके जो होगा ना, इसको भी बीटा प्लस डीके जो होता है, इसका जो क्यू वैल्यू आता है, वेरीफाई करो इनको, तो यहाँ पे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको जस्ट वेरीफाई करके देखो बराबर लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है। लिख लो जल्दी से, वेरीफाई दिस, दिस इज, ये बराबर है कि नहीं है। तो पहले बीटा माइनस डीके का देखते हैं, तो बीटा माइनस डीके क्या था अपना, व्हाट वाज बीटा माइनस डीके? बीटा माइनस डीके जो था, इट वाज ए एक्स जेड, ठीक है, gives by a z plus 1
ठीक है ना, ये था ना आपका बीटा माइनस डीके। तो इनिशियली देखो, इनिशियली मेरे पास क्या क्या है, मास ऑफ ए एक्स जेड, एंड इससे हम किसका सब मास से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जेड इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली यू फाइनल, फाइनल फाइनल कितना हो जाएगा, मास ऑफ दिस, ठीक है। करेक्ट। और यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस ऑफ जेड एम, सॉरी जेड प्लस, क्योंकि हमें न्यूक्लियस लेना है ना, एटम का तो मतलब हो गया, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर करने पड़ेंगे आपको, हमें केवल और केवल इसका न्यूक्लियस को कंसीडर करना है, इसलिए हम इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्क्वायर। और यहाँ पर देखो एक ये निकला है, अच्छा ये जो रहता है ना, दिस इज लाइक ये फोटोन की तरह है, तो इसका मास इज ऑलमोस्ट, इसको आप बहुत ही कम मास रहता है, एंटी न्यूट्रिनो जो रहता है आपका, इसका मास आप मेजर नहीं कर सकते, देयर इज नो वे बाय व्हिच यू कैन, बट जस्ट लाइक फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास 0 रहता है ना, उसी तरह इसका जो एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो है, इसका भी रेस्ट मास 0 रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका मास यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, तो ये मत बोलना यहाँ पे इसका मास क्यों नहीं लिखा, प्लस ये हो गया ना। तो अभी जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, सी स्क्वायर ऑब्वियसली, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे, तो आप देखो यही आएगा तुम्हारा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, करके देखा है कि नहीं देखा है, हाँ, आया सर। आया ना। सर वो एक एक्स्ट्रा एम ई क्यू आपने ऐड किया, यू बता फाइनल। रहा बता रहा, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एम इसलिए ऐड किया क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना यहाँ पे, इसका भी तो मास हमें कंसीडर करना पड़ेगा फाइनल में। ओके सर, ओके सर। इस तरह बीटा प्लस डीके में देखो, बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा था, बीटा प्लस डीके में व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वाज द, पहले तो इक्वेशन लिख लिया करो, ठीक है, उसकी पहले इक्वेशन लिख लिया करो, एंड देन यू कैन जस्ट काइंड ऑफ गो अहेड विद दिस। इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी आएगी, इसकी ना क्या थी, ए एक्स जेड गिव्स अस ए वाई जेड -1 प्लस न्यूटन, ठीक। अब देखो, अब बताओ इनिशियली कितना हुआ, ऑफ मास ऑफ, क्या क्या है यहाँ पे, मास ऑफ, ठीक है। फाइनल कितना है, इसका कितना हो गया, वाई जेड, तो इसके मास से इलेक्ट्रॉन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, Z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना पड़ेगा। जब तुम इसको पूरा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे, तब यू सी व्हाट यू गेट दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, इसको करके देख लेने को, ठीक है फिर से। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है,
समझ में आई बात बच्चों? ठीक है। अच्छा, एक और फिनोमिना होता है, वो मैं आपको बताना भूल गया, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर? आपको मालूम है के एलिमेंट शेल्स जो होते हैं ना, तो के एल एम एन शेल्स, करेक्ट। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और इसका जो इक्वेशन बनता है कुछ इस तरह का बनता है। प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपको एक न्यूट्रॉन दे देता है, और एक दिस एंटी न्यूट्रिनो का पार्टिकल, दिस न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या हो रहा है, के शेल से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके एक न्यूट्रॉन बना देते हैं, और एक दिस न्यूट्रिनो पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिखते हो? भाई यहाँ पे क्या हो गया, सेट, तो वही रहेगा। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ए ऊपर लिखते हैं, जेड नीचे लिखते हैं ना। एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहने वाला है, बस ओनली थिंग इज व्हाट, एक प्रोटॉन जो है वो गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस एक एंटीना। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझी बात? तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, इसको भी लिख लो जल्दी से, फिर एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे। Please try solving this. ठीक है, जल्दी करो, और 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो रुक जाना, चले मत जाना, छोड़ो क्लास। कौन सा डीके है ये? यस बच्चों, जल्दी से बताओ कौन सा डीके है ये? आवाज आ रहा है ना मेरा? रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है ये? ओके ओके, आई थिंक देयर सम नेट इशू। सो तो यहाँ पर तो जो हमने बीटा का ये देखा था ना, ये कौन सा बीटा प्लस डीके है, तो बीटा प्लस डीके क्या ये था ना अपना, ये ऊपर और मैंने लिखा था ना, बीटा प्लस डीके का देखो ये क्यू वैल्यू था। तो कभी कभी आपको पूछता है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एंड ऑल, तो भी आपको क्यू वैल्यू में ही लिखना रहता है। ठीक है ना, तो क्यू वैल्यू का बहुत यूज है। बीटा डीके का क्यू वैल्यू कितना है? एक सेकंड ना, हो रहा है यहाँ पे। This is the Q value for, ठीक है करेक्ट। अब देखो यहाँ पर इसका मास कितना है, इसका मास है इतना ना, एल्यूमिनियम ना, यहाँ पे एक्स इज व्हाट, एल्यूमिनियम, ये मैग्नीशियम, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बहुत सिंपल है। अभी एल्यूमिनियम का कितना मास है, एल्यूमिनियम का 24.990432। इसका मास कितना है, 24.985839। ठीक है, और इसका मास कितना है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज ध्यान रखना, ये यू में एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास है, ये भी यूनिफाइड एटॉमिक मास है। ये कितना है, 2 इंटू 510.99 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है,
देखो यहाँ पे कितना सर हुआ उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे क्या इसको 931.478 से किसको किसको 510 करेंगे इलेक्ट्रॉन के में से। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, हाँ हमें तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है ना। तो देखो ना सी स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये वैल्यू इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 24.99043 माइनस 24.985839, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है ऑलमोस्ट 4.593 इंटू 10⁻³ आ रहा है, ठीक है। ये u है इंटू सी स्क्वायर है, ठीक, u इंटू सी स्क्वायर। और ये कितना हो गया देखो बच्चों, ये हो गया माइनस 510.99 है, 510.99 या 511 पकड़ लो इसको, 511 पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली, 99 मतलब 1 ही हो गया अप्रोक्सीमेटली, इंटू 2 कितना 1022। ये किस में हुआ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात। इसको आप लिख सकते हो 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको ये इससे, और इसको क्या लिखो 4.593 इंटू 10⁻³ इंटू 931 में कितना था 931 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, ये बस 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। हाँ अभी पूछो क्या डाउट है मधुरा, कौन था स्प्रूहा था, हु वाज इट, स्प्रूहा आप थे ना। हाँ सर मैं पूछ रही थी कि वो कन्वर्ट नहीं करेंगे क्या, लेकिन समझो क्या मुझे। समझा ना, ओके। इसको आई थिंक जब सॉल्व करोगे तो 4.593 इंटू 10⁻³ इंटू 931 इंटू 10⁻6 कितना हो गया ऑलमोस्ट, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, which comes out to be 3.254 mega electron volts। या समझी बात बच्चों आप सबको। यस सर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू को और क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे आपको कभी कभी पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी किसका ऑफ दिस पार्टिकल्स एंड ऑल, तो इनके लिए आप क्यू वैल्यूज को निकाल सकते हो, करेक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू अप्लाई दिस। जैसे कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है व्हाट कैन बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बीटा डीके में, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, तो फिर आप क्यू वैल्यू निकाल दो, या व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड, सो दैट देयर आल्सो कैन जस्ट कैलकुलेट क्यू वैल्यू, ठीक है। चलो तो आई थिंक विल एंड इट हियर, और नेक्स्ट क्लास में हम और इसके आगे का पार्ट देखेंगे विच इज रेडियो एक्टिव डीके।